मार्क्स तो आता ही था ना सर। मार्क्स कल या परसों आ जाएंगे। हाँ ना तो मैं आवा दे सार्वजनिक व्यवस्था नहीं चली अब जो मुझे बाकी लोगों को टप्पी पड़ेगी ना भाई। सार्वजनिक अभी तो क्या हो गया है कि इट्स लाइक 4 टाइम्स इन ईयर। पहले तो साल में 2 बार ही होती थी एग्जाम। तो पहले क्या होता था कि इवन हम लोग जो मॉक और ये सब करते थे ना, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि साल में 2 ही बार है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो उसमें फिर मॉक में भी रैंक और ये सब निकालने का पॉइंट बनता था। अभी तो 5 लोगों अभी तो हर सीजन में उसमें भी बिना जो कोर्स भी पाएगा उसको ऐसे टेंशन कुछ नहीं भाई, बंदा टॉप 5 में तो आ रहा है। मैं टॉप 5 में आया हूं 5 लोग। सैंपल साइज क्या होता है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कल हमने देखा था कि जो रिस्क होता है वो 2 टाइप का होता है बॉन्ड में। वन इज प्राइस रिस्क, अनदर इज री-इन्वेस्टमेंट रिस्क। प्राइस रिस्क मतलब जो आपका बॉन्ड है उसका भाव चेंज हो जाएगा और आपको पता नहीं कौन से भाव पे आप बेच पाओगे। तो अगर शॉर्ट टर्म है ना, अगर शॉर्ट टर्म है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो प्राइस रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर लॉन्ग टर्म है तो सारे जो कूपन्स आएंगे उसको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कौन से रेट पे रीइन्वेस्टमेंट कर पाएंगे वो नहीं पता है, so that is reinvestment risk. This is more important if you are holding for long term. ठीक है सर? हाँ, આજે આવો ક્વેશ્ચન હતો મોકમાં. yes, ટાઈમ હોરાઇઝન શોર્ટ છે બરાબર, right, અને બોન્ડ છે મેચ્યોરિટી લોંગ છે, તો રિસ્ક તો ખાલી પ્રાઇસ રિસ્ક જ લાગશે ને કે બંને લાગશે? sorry, ટાઈમ હોરાઇઝન શોર્ટ છે, short છે, okay, પણ મેચ્યોરિટી લોંગ છે, that's fine. તો બંને રિસ્ક લાગે ખાલી પ્રાઇસ રિસ્ક? સર બંને લાગે પણ price risk will dominate. price risk હા, વધારે એમાં મોર લાઇકલી નો રિસ્ક લાગશે, ખાલી પ્રાઇસ રિસ્ક લાગશે. Okay, so we are starting with 58C. 58C, which is macular duration. And ये जो macular duration है, ये जो macular duration है, वो सीधा सीधा इसके कंटिन्यूएशन में ही है। See, suppose आपका 7 ईयर बॉन्ड है, समझ रहे हो? सपोज आपका बॉन्ड है वो 7 ईयर है। अब मैंने लिखा है कि शॉर्ट टर्म है तो प्राइस रिस्क इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म है तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट ये डिसाइड कैसे करोगे? सपोज आई एम होल्डिंग फॉर 4.5 years, सपोज आई एम होल्डिंग फॉर 4.5 years, इज इट शॉर्ट टर्म और इज इट लॉन्ग टर्म? बॉन्ड 7 साल का है, मैं 4.5 साल रखूंगा, तो उसको क्या बोले? इसको शॉर्ट टर्म बोले कि लॉन्ग टर्म बोले? तो इसका आंसर हम ऐसे नहीं दे सकते। उसका आंसर निकालने के लिए हमें मैक्युलर ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड मैक्युलर ड्यूरेशन, राइट? मैक्युलर ड्यूरेशन का एक रफ डेफिनेशन सिंपल वर्ड में, इट इज इन हाउ मच टाइम is the
इन्वेस्टर्स मनी रिटर्न, समझ लो, इन्वेस्टर का पैसा मतलब बॉन्ड इन्वेस्टर का पैसा कितने टाइम में वापस आ रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैक्यूलेट ड्यूरेशन. टू अंडरस्टैंड लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज देयर इज ₹100, 8% 3-year एनुअल बॉन्ड. ठीक है, 3 साल का 8% वाला बॉन्ड है. तो इसमें जो इन्वेस्टर होगा उसका पैसा कब वापस आएगा? कुछ पैसा 1 साल के बाद, कुछ पैसा 2 साल के बाद, कुछ पैसा 3 साल के बाद. अच्छा, ये अगर बॉन्ड 0 कूपन होता, 0 कूपन मतलब कूपन है ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा 3 साल के बाद ही आता. तो फॉर अ 0 कूपन बॉन्ड मैक्यूलेट ड्यूरेशन इज नथिंग बट मैच्योरिटी. समझ में आ रहा है? फॉर अ 0 कूपन बॉन्ड बीच में पैसा आता ही नहीं है, सारा पैसा 3 साल बाद आएगा. तो 0 कूपन बॉन्ड के लिए योर मैक्यूलेट ड्यूरेशन इज नथिंग बट मैच्योरिटी. लेकिन ये क्या है? कूपन वाला बॉन्ड है. तो कूपन वाला बॉन्ड है तो 1 साल के बाद 8 रुपए आ रहा है, दिस इज कैश फ्लो, राइट. दूसरे साल भी 8 आ रहा है और तीसरे साल कितना आएगा? 8 + 100 108, राइट. तो थोड़ा पैसा 1 साल के बाद, थोड़ा 2 साल के बाद, थोड़ा 3 साल के बाद. तो ओवरऑल अगर मुझे जानना है कि कितने टाइम में पैसा आएगा, तो 1, 2 और 3 का एवरेज लेना पड़ेगा. थोड़ा पैसा 1 साल में, थोड़ा 2 साल में, थोड़ा 3 साल में. लेकिन मैं सिंपल एवरेज तो ले नहीं सकता. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? कौन से ईयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? थर्ड, क्योंकि सबसे भारी पैसा तो थर्ड ईयर में आ रहा है. तो फाइनेंस में कोई भी चीज होती है, कैश फ्लो होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना, और दूसरा टाइम वैल्यू होता है कि पैसा अगर जल्दी आए तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है. इसलिए हम क्या करेंगे कि ये कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए अभी का रेट चाहिए. सपोज अभी का रेट 10% है, समझ रहे हो? तो 8 रुपए 1 साल बाद आ रहा है. प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r रेज़ टू n. तो 10% है तो क्या होगा? 8/1.10 रेज़ टू 1 या 8/1.10 स्क्वायर, और ये 108/1.10 रेज़ टू 3. तो ये तीनों चीजें निकाल लो, फाइंड आउट. ये क्या आया? 2 डेसिमल तक बताओ. 7.27. फिर ये 6.61. ओके, और ये 81.14. बराबर. तो अभी लॉजिक समझो कि मैक्यूलेट ड्यूरेशन मतलब कब पैसा आएगा. तो पैसा आएगा 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे. लेकिन सबको इक्वल वेटेज नहीं दे सकते. वेटेज में हम क्या देंगे? ये जो नंबर्स है ना, कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जल्दी आ रहा है. व्हेन यू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, तो क्वांटिटी भी है और टाइमिंग भी है. तो अभी हम वेटेड एवरेज निकालेंगे. वेटेड एवरेज कैसे निकलती है? ये 1 × 7.27 + 2 × 6.61 + 3 × 81.14
अपॉन ये तीनों का टोटल 95.47 कितना हो रहा है? 95.47 ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी 94.57 95.47 95.47। तो ये आप निकालो, फाइंड आउट दिस नंबर। टोटल 95.02 नीचे का टोटल कोई बोले 95.47 आ रहा है। नीचे का 95.47 नीचे का 0 आ गया। ये भी और 2.77 कितना ये 95.47 है क्या? क्या है? 95.02 है। और ऊपर का टर्म फाइंड करो और डिवीजन करके फाइनल क्या आया? 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो 2.7774 यस 2.78 मतलब देख हमारा लॉजिक क्या है कि पैसा कब कब आ रहा है, तो कब कब आ रहा है? 1 साल 2 साल 3 साल। तो we have to calculate some sort of average of 1, 2 and 3, but we cannot have simple average because not each year is equally important. तो हम वेटेज में क्या लेंगे? ये कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, तो दिस बिकम्स द वेट। ये सारे वेट्स हो गए, तो फिर वेटेड एवरेज के हिसाब से नंबर इनटू वेट और नीचे वेट्स का टोटल। ऐसा लॉजिक है सर। प्रेजेंट वैल्यू लेवल में रीजन बिकॉज हमको दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस देना है, कितना पैसा आ रहा है और कितना जल्दी आ रहा है, राइट? तो 2.78 आ गया सबका। हाँ, तो 2.78 is the magic number which is called मैक्यूलर ड्यूरेशन। मतलब मेरा शुरुआत में जो सवाल था ना कि भाई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करोगे? सपोज ये 3 साल का बॉन्ड था हमारा, दिस इज 3 ईयर बॉन्ड, करेक्ट? तो इफ समबडी होल्ड्स फॉर अ पीरियड लेस देन 2.78 ईयर तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, एंड इफ समबडी होल्ड्स फॉर पीरियड मोर देन 2.78 ईयर तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैक्यूलर ड्यूरेशन। ये जो मैक्यूलर ड्यूरेशन का कैलकुलेशन मैंने किया, हमारी बुक में भी दिया है, बट ये कैलकुलेशन हमको मोस्टली नहीं पूछेंगे, उसकी तो अप्रोक्सीमेट मेथड है, बट दिस इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? और दूसरी चीज कि जब मैक्यूलर ड्यूरेशन होता है, मतलब अगर आप बॉन्ड को होल्ड करो, से आई एम होल्डिंग द बॉन्ड फॉर एग्जैक्टली 2.78 इयर्स सपोज, तो क्या होता है कि जो प्राइस रिस्क है और जो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क है बोथ आर इक्वल एंड दे कैंसिल आउट ईच अदर। मतलब अगर कोई बंदा एग्जैक्ट 2.78 इयर्स होल्ड करे तो उसको ना प्राइस रिस्क लगेगा ना रीइन्वेस्टमेंट रिस्क लगेगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इज दिस क्लियर? तो बुक में अभी पढ़ लो, जो मैक्यूलर ड्यूरेशन का पूरा डिस्कशन है, उन लोगों ने अपने हिसाब से एग्जांपल दिया है, वो सब पढ़ लो।
पूरा पढ़ो और खास करके लास्ट पैराग्राफ पढ़ना। એમાં એવું કઈ થંબ રૂલ છે કે મેક્યુલર ડ્યુરેશન મેચ્યોરિટી થી નજદીક હશે કે નજદીક નહીં, પણ એવું કહી શકાય કે જે મેચ્યોરિટી હશે ને એના અરાઉન્ડ 70% થી ફૂલની વચ્ચે આવશે જનરલી એવા આન્સર આવે, કારણ કે લાસ્ટ પેમેન્ટ સૌથી મોટું રહે હંમેશા. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન. प्राइस रिस्क ज्यादा है हमारे लिए, और ज्यादा है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा है हमारे लिए. और वही कॉन्सेप्ट लास्ट में लोगों ने फिर से एक नया टर्म दे दिया, ड्यूरेशन गैप. ड्यूरेशन गैप मतलब मैक्युलर ड्यूरेशन माइनस आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन. तो अगर ड्यूरेशन गैप नेगेटिव आया तो मैक्युलर ड्यूरेशन के मुकाबले इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ज्यादा है, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा. री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा तो उसमें रेट घटे तो लॉस, बढ़े तो प्रॉफिट, राइट. और अगर पॉजिटिव है दैट मींस आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट है, राइट. तो प्राइस रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें रेट बढ़े तो लॉस, घटे तो प्रॉफिट. और ऑब्वियसली अगर जीरो है तो बोथ रिस्क्स कैंसल आउट ईच अदर, है ना. अगर एग्जैक्ट उतना ही होल्डिंग पीरियड है आपका जितना मैक्युलर ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन गैप जीरो हो जाएगा, तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क और प्राइस रिस्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. बेस्ट कहें तो बेस्ट मतलब इफ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिस्क, बट प्रैक्टिकली वो उतना होता नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इसमें होता क्या है, सपोज मैंने अभी निकाला, ये हमारा 3 साल का बॉन्ड था, उसमें मैक्युलर ड्यूरेशन आया 2.78. तो सपोज मैंने नक्की कर लिया ओके आई विल होल्ड फॉर 2.78. फिर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए, तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो ये दोनों रिस्क थे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. तो एक बार तो मैं प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन जैसे ही रेट बदल गया तो अभी इसका ड्यूरेशन भी चेंज हो जाएगा, मैक्युलर ड्यूरेशन खुद चेंज हो जाएगा, जो पहले 2.78 था वो चेंज हो जाएगा. और अगर कुछ और ना हो फिर भी जैसे दिन कम होते जाएंगे तो वैसे भी 6 महीने के बाद मैक्युलर ड्यूरेशन अगेन चेंज हो जाएगा. तो मुझे तो फिर मेरा होल्डिंग पीरियड कंटिन्यूअली बैलेंस आउट करना पड़ेगा. सो इट इज नॉट सो सिंपल इन प्रैक्टिस. ऐसा हाँ. तो जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं, क्विज जो है उसमें 5th और 6th कर लो. 5th और 6th कर लो. रियल लाइफ एप्लीकेशन होए या વધારે. इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं जिसका बहुत बड़ा फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है, और अभी पता चलेगा कि वो लोग ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हैं बिकॉज दे वांट टू मैनेज रिस्क. आप भले ही कंप्लीटली रिस्क हटा ना दो, बट रिस्क पे नजर तो रखनी पड़ेगी ना.
वो लॉजिक से वो देखते हैं। फिफ्थ सिक्स करो। नंबरिंग में कुछ कंफ्यूजन ना हो तो मैंने ग्रुप में भेजा है। सॉल्व करो फिफ्थ और सिक्स। इसका क्या है? सेकंड है पॉजिटिव और 7 माइनस 6 1 6 माइनस मैक्स माइनस सेकंड में तो बी बोला एलिमिनेशन किया है। 6 में बी तो एलिमिनेशन किया है। क्या 2 साल का है बराबर। हाँ सी तो आ ही नहीं सकता 3.8 होगा। 2 साल के लिए कैसे होल्ड करेगा? सर ने अभी बोला कि 70% पे जाएगा। हो रहा है। करे सॉल्व। फिफ्थ में क्या है?
इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 years, मैक्युलर ड्यूरेशन 7 years, तो शॉर्ट टर्म हुआ। और सिर्फ आपको तो ये पूछा है, तो मैक्युलर ड्यूरेशन जो है वो 7 है, 7 - 6 1, तो पॉजिटिव ड्यूरेशन गैप। अच्छा, फिर मैक्युलर ड्यूरेशन ऑफ अ 2 year सेमी एनुअल पे 7% कूपन बॉन्ड यील्डिंग 5%। तो जब भी अगर सेमी एनुअल पूछा है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सी, सेमी एनुअल मतलब 6 महीने की साइकिल है ना, उसको एक पीरियड गिन लेने का। इसके कैश फ्लो क्या क्या होंगे? पहले मैं यहाँ पे ईयर लिख रहा हूं, ईयर या पीरियड। वैसे तो 2 साल का है ना, वैसे क्या है 2 साल का है, सो 6 months पे पहला आएगा, राइट? तो आई विल राइट इट एज 1 2 3 4, 6 महीने के साइकिल, राइट? फिर कैश फ्लो क्या आएगा? अगर 100 मान के चलूं फेस वैल्यू, तो 3.5 3.5 3.5 103.5, और जो प्रेजेंट वैल्यू है, राइट, 5% रेट है, तो मतलब 5% मतलब 2.5 है, तो 3.5 अपॉन 1.025 रेज़ टू 1, 1.025 रेज़ टू 2। तो इसका टोटल ले लो 103.76, और फिर इन सबको इनसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 103.76, तो वो आंसर क्या आया? 1.8 है 3.80 सबका आंसर क्या आया? 3.81। लेकिन यहाँ पे सब डबल किया था ना, 6 महीने, हाफ ईयर के बदले 1 लिख रहे हो, 1 साल के बदले 2 लिख रहे हो, तो देन डिवाइड बाय 2, तो 1.91। वैसे भी सिंपल बात समझो, 2 साल का बॉन्ड है, तो मैक्युलर ड्यूरेशन 2 साल से तो ज्यादा आ ही नहीं सकता, सो 3.81 इज आउट ऑफ क्वेश्चन। समझ रहे हो? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? सॉरी, आवाज कट हो गया। There is no choice for. We'll have to solve the entire thing, right? I mean, there's no shortcut. हाँ, बात नहीं, शॉर्टकट में तो फिर चांस लेने वाली बात हो जाएगी। सी रूल्ड आउट है एंड ए इज फार टू स्मॉल। 2 साल का बॉन्ड है, उसमें सिर्फ 0.4 मतलब 0.38, तो मतलब ये देखो, इसमें 0.38 है ना, 2 साल का बॉन्ड है, तो 0.38 तो हो ही नहीं सकता, सो आई कैन गो फॉर 1.9। बट अगर 1.9 और 1.1 ऐसा दे दे तो फिर करना ही पड़ेगा आपको ऐसा, इतना चांस नहीं ले सकते। ठीक है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। गो टू 59B। गो टू 59B। कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं लिखता हूं और फिर समझाऊंगा। नाउ दैट यू नो मैक्युलर ड्यूरेशन, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 1.02 5% रेट तो पर सेमी में लड़को कर दो अडी था लड़ी है 1 + r हां ऊपर अडी है आर नाम ले। मैंने कौन सा बोला? 59B नहीं, आई एम सॉरी, 59B नहीं,
59A से ही चालू करते हैं. We will continue with 59A. So I told you what is macular duration, right? Suppose हमने जो क्वेश्चन किया था, macular duration क्या आया था? 2.78 years, right? और वो जो बॉन्ड था, स्पेसिफिकेशन क्या था? ₹100 क्या था? मैंने लिखवा था ना, ओरिजिनल जो बॉन्ड था 8% 3 ईयर एनुअल, और अभी YTM था 10%, बराबर. और मैक्युलर ड्यूरेशन आया 2.78 इयर्स. तो हाँ, मैक्युलर ड्यूरेशन यूजफुल तो है कि भाई हमें पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म करना है कि लॉन्ग टर्म है, क्या है. दिस इज द डिसाइडिंग लाइन. बट ये जो मैक्युलर ड्यूरेशन है ना, उसमें एक सिंपल से एडजस्टमेंट अगर हम कर लें, इफ यू मेक अ सिंपल एडजस्टमेंट, तो ये और ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, राइट. सी, ये जो बॉन्ड है उसका मैक्युलर ड्यूरेशन 2.78 है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जिसका फॉर्मूला है मैक्युलर ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस YTM, मतलब 2.78 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, मतलब 1.10. तो बताओ कितना आएगा ये? $2.527. Let us just say 2.53, बराबर. तो ये जो नंबर है ना 2.53, ये आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. Why? Because with this 2.53, what it means is that एक ही मिनट, हेलो, ओके, हाँ हो सकता है. एक्चुअली मैं अभी लेक्चर में हूँ, मैं आपको 5:30 बजे कॉल बैक करूँ. हाँ, So the real utility of this modified duration is कि अगर मेरा आंसर 2.53 आया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर रेट, मतलब YTM अभी जो 10% है ना, वो अगर 1% चेंज होगा ना YTM, तो बॉन्ड का प्राइस 2.53% चेंज हो जाएगा. समझ में आ रहा है? So this modified duration is sensitivity of bond price to interest rate. समझ में आया? जैसे स्टॉक मार्केट में कैसा बीटा होता है, मैंने नहीं बोला सपोज बीटा 1.2 है, तो दैट मींस निफ्टी में 1% मूवमेंट आएगा, तो स्टॉक में 1.2% आएगा. तो देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंडेक्स, बॉन्ड मार्केट में बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट. तो ये इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% घूमेगा तो आपका बॉन्ड 2.53% घूमेगा. और रिलेशनशिप इनवर्स होता है, रेट बढ़ता है तो भाव घटता है, रेट घटेगा तो भाव बढ़ेगा. सो विदाउट डूइंग डिटेल कैलकुलेशन, स्ट्रेट अवे यू कैन गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि कितना फर्क पड़ जाएगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ modified duration, and that is why it is so useful. समझ में आ रहा है? अगर आप कभी भी कोई म्यूचुअल फंड का कोई, मतलब डेट फंड का कोई ब्रोशर पढ़ रहे हो, या अगर कोई CNBC में कोई एनालिस्ट बोलता है, तो अगर नॉर्मली बोलता है ड्यूरेशन, तो समझने का वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात कर रहा है. यूजुअली सब ड्यूरेशन बोलते हैं,
what they are trying to say is modified duration. Is this clear? Online all of you? समझ में आ रहा है? हाँ, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली. और दूसरी बात इसमें क्या है कि जो बॉन्ड मार्केट है ना, 1% मूवमेंट इज वेरी रेयर. आप देखो फेडरल रिजर्व है या आरबीआई है, वो नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस करते हैं तो 0.25%, 0.5% ऐसा चेंज करते हैं, राइट? तो प्रैक्टिकली भी एक दिन में बॉन्ड का जो वाईटीएम है वो बेसिस पॉइंट में गिना जाता है 0.01%. तो 0.1%, 0.2% दिस इज सिग्निफिकेंट मूव. तो ऐसी छोटी जो मूवमेंट होती है ना, उसके लिए काफी अच्छे आंसर हमको ड्यूरेशन से मिलते हैं. हाँ, अगर ये 1% के बदले 2%, 3% ऐसा बड़ा बड़ा ले लो तो बहुत अच्छे आंसर्स नहीं आएंगे. बट फॉर स्मॉल टू मॉडरेट चेंजेस इन YTM यू विल गेट अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, तो अभी वो पढ़ लो, 59A वाला पढ़ लो, जो एग्जाम्पल दिया ना वो सब पढ़ लो. फिर अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन में करवाता हूं. जस्ट गो थ्रू मॉडिफाइड ड्यूरेशन पढ़ लो, उसका एग्जाम्पल पढ़ लो.
पढ़ लिया? ऑनलाइन ओके? अच्छा, अब ये जो हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन पढ़ लिया, सो एक बात समझो, जस्ट लाइक बीटा, कि अगर दो स्टॉक्स है, एक स्टॉक का बीटा कम है, एक का ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? जिसका बीटा ज्यादा है उसमें रिस्क ज्यादा है। सिमिलरली बॉन्ड्स में ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क। हायर द ड्यूरेशन, हायर द रिस्क। कौन सा रिस्क? प्राइस रिस्क। ठीक है, तो अभी वो जो प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बोली वो अपने देख लेते हैं। नाउ ऑल ऑफ देम विल मेक सेंस। जो आपका 59B है, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन। सो देखो, लॉन्गर मैच्योरिटी, हाँ लॉन्गर मैच्योरिटी, मैंने क्या बोला? मैक्युलर ड्यूरेशन क्या था? कितने टाइम में पैसा आएगा। तो अगर मैच्योरिटी लंबी है तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। सो लॉन्गर मैच्योरिटी मींस हायर ड्यूरेशन, हायर ड्यूरेशन मतलब हायर रिस्क। फिर लोअर कूपन, लोअर कूपन, अगर दो बॉन्ड है, एक में कूपन 5% है, दूसरे में कूपन 8% है, तो जिसमें लोअर कूपन होगा उसमें कम कम पैसा आ रहा है, मतलब पैसा लेट आएगा। सो लोअर कूपन ऑल्सो मीन्स हायर ड्यूरेशन या हायर रिस्क, राइट? फिर तीसरा, हायर वाईडीएम, तो यील्ड टू मैच्योरिटी ज्यादा होगा। तो हमें पता ही है ना कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन के फॉर्मूला नीचे 1 प्लस वाईडीएम आता है, तो वाईडीएम अप जाएगा तो ड्यूरेशन मतलब रिस्क जो है वो डाउन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना। और जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में तो क्या होता है? सपोज 1 साल का बॉन्ड है फ्लोटिंग रेट, तो हर कूपन पे रेट चेंज हो जाएगा, तो फिर उसका ड्यूरेशन तो 1 साल रहेगा। अगर सेमी एनुअल है तो उसका 6 मंथ्स या 0.5 ईयर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक प्रॉपर्टीज, इससे रिस्क बढ़ेगा या घटेगा। मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, बाकी फिर घर पे 59B पढ़ सकते हो, पर अभी के लिए इतना याद रख लेना। जाए आगे। Okay, so by now you have understood कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत काम की चीज है। अब हमने तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहां से निकाला? मैक्युलर ड्यूरेशन। लेकिन अब मैक्युलर ड्यूरेशन का तो मेथड कितना लंबा है। सपोज 20 साल का बॉन्ड हो तो काफी लंबा चलेगा ना, एक्सेल शीट चाहिएगा तो मैक्युलर ड्यूरेशन निकलेगा, राइट? तो इन लोगों ने क्या किया है कि जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ना, जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उसका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकाला है। सो आई विल राइट डाउन एंड एक्सप्लेन। अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख रहा हूं, बीवी मतलब बॉन्ड वैल्यू, पीवी प्लस
माइनस बीवी माइनस अपॉन 2pv0 चेंज इन YTM अपॉन चेंज इन YTM। और ये जो चेंज इन YTM है वो आना चाहिए डेसिमल्स में। ठीक है, तो एक एग्जांपल अपने लेते हैं। सी सपोज देयर इज अ बॉन्ड ₹100 8% 10 ईयर एनुअल, ये वाला बॉन्ड है बराबर। अज्यूम कि अभी जो YTM है ना वो 8% ही है, अभी YTM 8% है, तो YTM भी 8%, कूपन भी 8%। तो अभी बॉन्ड का इनिशियल वैल्यू मतलब विच इज BV0 वो क्या आएगा, 100 ही आएगा। Isn't it? फिर इस मेथड में क्या करते हैं कि YTM जो होता है ना वो 0.25% या 0.50% बढ़ाते और घटाते हैं। तो ये 8 है ना, उसके बदले 8.25% प्राइस निकालो आप, और 8 के बदले 7.75% पे भी प्राइस निकालो कैलकुलेटर पे, फाइंड आउट। सिखाया मैंने 8 PMT 100 FP N10 IY 8.25 कंप्यूट PV। ऊपर हमेशा प्लस नीचे माइनस, वो कुछ भी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। 0.25% बढ़ाया 0.25% घटाया, 98.34 कितना 98.34, तो एक आया 98.34। और फिर 7.75 करके देखो, कैल्सी में सिर्फ 7.75 IY डाल दो, उतना ही चेंज करने का है। फिर कंप्यूट PV 101.90 ओके। तो अब देखो आप, ये जो फॉर्मूला है ना, सिंबल्स BV प्लस BV माइनस, ठीक है, ज्यादा भाव माइनस कम भाव, ज्यादा भाव माइनस कम भाव, मतलब 101.9 माइनस 98.34 अपॉन 2 इंटू BV0 मतलब इनिशियल भाव जो 100 था, और चेंज इन YTM, कितना YTM चेंज करा 0.25%, बट 0.25% डेसिमल में मतलब 0.0025। तो ये आप फाइंड करो, दिस विल बी योर approximate modified duration। क्या आया 7.12 which looks about okay। 10 साल का बॉन्ड है तो ठीक लग रहा है ना। So 7.12 is your approximate modified duration। समझ में आया? Online all of you are getting this? Yes, sir. Okay। तो अभी बुक में एग्जांपल दिया वो कर लो, approximate modified duration वाला। बुक में तो आपको सारे बॉन्ड के भाव दे ही दिए हैं।
मौका था ऐसा वाला। सही है। बोलो आ रहा है आंसर? सब दिया हुआ ही है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में डालना है आपको। ठीक है, जाए आगे। अच्छा, then again we will continue with this example। और ये एग्जाम्पल लिखना, राइट दिस डाउन। इसका ही कंटिन्यूएशन में मैं दिखा रहा हूं। सी सपोज ये बॉन्ड था और वीर आज की तारीख में रेट क्या था 8% और बॉन्ड का भाव क्या था 100, राइट। इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया 7.12। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ रेट changes by 1%, price changes by 7.12%, बराबर। अच्छा, ये जो 7.12% है वो किसका? तो 7.12% ऑफ प्राइस, प्राइस मतलब अभी का मार्केट वैल्यू। तो हमारे केस में तो 7.12%, हमारे केस में तो भाव अभी 100 ही है, बट जरूरी है हमेशा 100 हो ना, भाव 102 पॉइंट समथिंग या 99 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया डिवाइड बाय 100 इनटू प्राइस, तो अभी तो हमारा ये आंसर 7.12 ही आ रहा है, बट नाउ दिस इज टू बी इंटरप्रेटेड एज 7.12 रुपीस। समझ में आ रहा है कि अगर रेट 1% चेंज होगा तो बॉन्ड का भाव रुपीस में 7.12 रुपीस चेंज होगा। सो दिस इज नोन एज मनी ड्यूरेशन। इसको क्या बोलते हैं? मनी ड्यूरेशन। समझ में आया? तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है तो मनी ड्यूरेशन मतलब जो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया था divided by 100 into market price। ओके, तो दिस इज नंबर 1, मनी ड्यूरेशन या डॉलर ड्यूरेशन भी बोलते हैं। और दूसरी चीज कि ये जो 7.12 आया ना, वो कितने परसेंट के लिए आया? 1% के लिए आया। अब बॉन्ड मार्केट में जनरली क्या होता है कि लोग 1% तो बहुत बड़ी चीज है, 0.01% के हिसाब से बातें करते हैं। बॉन्ड मार्केट में यूजुअली पीपल विल डिस्कस इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट। 1 बेसिस पॉइंट इज 0.01%। अभी आप इसमें देखो तो 1% में 7.12 रुपीस का चेंज आ रहा है, तो 0.01% में 0.0712 रुपीस का चेंज आएगा। यस और नो? तो ये जो 0.0712 आया, दिस इज कॉल्ड PVBP। दिस इज कॉल्ड PVBP, प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड PVBP। और PVBP अगर फॉर्मूला में लिखना है तो इट इज नथिंग बट मनी ड्यूरेशन डिवाइड बाय 100। समझ रहे हो? जो भी मनी ड्यूरेशन आया उसको डिवाइड बाय 100 कर दो। मनी ड्यूरेशन 1% के लिए दिखाता है, ये 0.01% के लिए है, तो दिस इज कॉल्ड PVBP। तो ये सब कुछ लिख लो, राइट दिस डाउन। फिर एग्जांपल देखते हैं।
ऑनलाइन समझ रहे हो? यस, कोई पूछ रहा है? Just write this down, then we'll do the example. बोलो, जाए आगे, लिख लिया? All of you, can we go ahead? ऑनलाइन जाए आगे? Yes, sir. ओके। अच्छा, बुक का एग्जांपल देखते हैं। ये जो एग्जांपल दिया है मनी ड्यूरेशन, पढ़ो एक बार, मैं करवाता हूं। उसमें फर्स्ट पार्ट में पहले तो मिस्टेक हुआ करती थी, वी विल सी अगर वो करेक्ट हुआ है अभी, अदरवाइज आप लोग नोट कर लेना, वी विल सी 24 के वर्जन में उसको कराया कि नहीं कराया। See what they are saying, calculate the money duration on a coupon date of $2 million par value bond. ठीक है, मतलब फेस वैल्यू, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू इज 20 lakhs, 20 लाख डॉलर, राइट? मतलब, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया है 7.42, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 7.42, फुल प्राइस मतलब प्राइस is 101.32, right? Express for whole bond for $100 of face value. तो अभी आपको क्या समझने का कि फुल प्राइस 101.32 है, मतलब एक बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना होगा? 100 होगा। अगर भाव 101.32 है तो फेस वैल्यू 100 होगा। यहाँ पे फेस वैल्यू 20 लाख है, दैट मीन्स $100 इंटू 20,000 करना पड़ेगा, इज़न्ट इट? मतलब इसके पास बेसिकली $100 फेस वैल्यू वाले 20,000 बॉन्ड्स है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इज दिस क्लियर, राइट? और पूछा क्या है? मनी ड्यूरेशन पूछा है, बराबर? तो मनी ड्यूरेशन मतलब क्या करने का?
कि आपका जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्राइस क्या है 101.32, तो ये निकालो तो कितना आ रहा है 7.51। तो ये जो है ना $7.51 वो एक पॉइंट का आया। वो कितने पॉइंट का आया? एक पॉइंट का। लेकिन हमारे पास तो कितने बॉन्ड है? 20,000 बॉन्ड है। सो फाइंड आउट। $1,50,200। सो दिस इज योर मनी ड्यूरेशन। अभी भी वो मिस्टेक चालू है। बुक में देखोगे ना तो कुछ मैग्नीट्यूड की गलती है। नहीं तो यही आ रहा है कि बुक में तो कुछ 1,50,00,000 समथिंग लिखा है। तो जस्ट मेक दैट नोट। सही आंसर ये है, ठीक है। और उसके नीचे वाला फिर बराबर है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ बॉन्ड फॉर अ 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज। तो ये जो हमारा आंसर आया वो 1% के लिए है। मनी ड्यूरेशन क्या होता है 1% के लिए। तो अगर 0.25% है तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 0.25। तो देख लो क्या आ रहा है 37,550। हाँ 37,500। वो बराबर है, वो मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। 37,500 बराबर। फिर उसके बाद वाला देखो, इन्होंने तो 25 बेसिस पॉइंट को भी 0.0025 नहीं वो डेसिमल में बराबर है, बट एक बार मनी ड्यूरेशन आ गया फिर तो ठीक है। See, instead of remembering formula, go by logic। कि मनी ड्यूरेशन 1% का बोल रहा है, अगर हमको 0.25% चाहिए तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से होता है वही आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद वाला देखो, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, a newly issued 20-year 6%, 20-year 6% annual पे बॉन्ड, उसका प्राइस दिया है 101.39। so you can say उसका फेस वैल्यू होगा 100 बराबर। Calculate PVBP for this bond assuming it has par value of 1 million। तो par value मतलब फेस वैल्यू $10 लाख मतलब $100 इंटू 10,000 बॉन्ड्स की बात हो रही है बराबर। अच्छा, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाई थी पीवीबीपी की, वो तो क्या था मॉडिफाइड ड्यूरेशन, अरे मनी ड्यूरेशन बाय 100, लेकिन मनी ड्यूरेशन तो दिया नहीं है, राइट। मनी ड्यूरेशन का क्या था मॉडिफाइड ड्यूरेशन, राइट। तो कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड क्या करने की, ये देखो प्राइस 101.39 है,
तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, YTM निकालेंगे, YTM कैलकुलेटर पे। मतलब ये जो 101.39 है वो माइनस करके IY 100 है, सॉरी ये माइनस करके PV 100 है, वो FP 100 का 6% 6, तो PMT कितनी बार आएगा, 20 बार, तो वो N कंप्यूट IY 5.8799 so 5.88% बराबर 5.88%। तो अभी सिंपली क्या करने का कि आपको बेसिस पॉइंट चाहिए ना, मतलब 0.01% चाहिए, तो ये 5.88% तो है, ये 5.88% तो है। तो अभी YTM 5.89% कर दो, 5.88 प्लस 0.01 तो 5.89 कर दो, मतलब अभी क्या हो जाएगा, 100 FP 6 PMT 20 M 5.89 IY कंप्यूट PV 101.27 बराबर। तो पहले भाव क्या था, 101.39, अभी भाव क्या हो गया 101.27, मतलब $0.12 का फर्क पड़ रहा है, $0.12 का फर्क पड़ा ना। और कितने बॉन्ड है, 10,000, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो तकरीबन $1200 जितना आपका PVBP आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1200। समझ में आ रहा है? सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे इसमें 1170 लिखा है और हमारा 1200 आया, तो ऑप्शंस उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्लोजेस्ट जो है वो ले लेना। अगर फिर भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए तो ये हम आंसर ले आए 1200। ये हमने कैसे किया, YTM 0.01% बढ़ा दिया था, तो कम कर देना, मतलब 5.87 पे कर देना और आंसर ले आना, तो दो आंसर आएंगे, तो दोनों का एवरेज ले लेना, तो एकदम क्लोज आंसर, अप्रोक्सीमेटली एकदम मतलब प्रिसाइज आंसर आ जाएगा। बट मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उतने कोई क्लोज ऑप्शन होते नहीं है। ऑनलाइन इज क्लियर? ठीक है, चलो तो 59 हो गया, इसका क्विज चालू करो। Start the quiz.
सॉल्व करो फिर अपने करते हैं। हो रहा है? एक बार ट्राई कर लो फिर अपने करते हैं सॉल्व। चलो करें डिस्कस। ऑनलाइन डन। Yes, sir. ओके So first question
14% annual pay bond has 6 years to maturity. So let us assume ₹100 face value, 14%, 6 years. Currently trading at par. मतलब इसका YTM अभी 14% ही है और इसका प्राइस 100 है. Using a 25 basis point change in yield, approximate modified duration. तो अब देखो इसमें दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, बी और सी, तो करना ही पड़ेगा, राइट? सो अभी प्राइस 100 है, इसको 14.25 बनाओ और 13.75 बनाओ, तो 13.75 पे क्या भाव आ रहा है? 99.03. वो वाला होगा 99.03, 14.25 वाला होगा 100.99 और दूसरा तो यही है ना? हाँ, और अपॉन 2 into 100 into 0.0025 3.88 पक्का? चलो, सो दैट इज द आंसर. ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो है, करंट प्राइस ऑफ $1,000, $1,000 7 year 5.5% semi annual coupon bond is 1029.23. तो ये प्राइस दिया है 1029.23. तो पीवीपीपी कितना? तो इसका YTM ढूंढना पड़ेगा. इसका YTM पहले ढूंढो, राइट? और सेमी एनुअल है, मतलब ये जो प्राइस दिया है उसको माइनस करो, वो पीवी 1000 एफवी 5.5 के बदले 2.75 और 1000 का 2.75 मतलब 27.5. अच्छा, वो पीएमटी आया और 7 के बदले 14, so 14 is your n. तो कितना आया? 1.9999. तो इसका IY कितना आया? 2.499 आएगा, फिर into 2 करेंगे. हाँ, into 2 करके बोलो. 5. अच्छा, 5 मतलब 2.5 लेकिन into 2. तो अभी आपका YTM है 5%. ठीक है, तो अभी इसको 5.1% करो, लेकिन डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. सो 5.1 डिवाइड बाय 2 जो भी है वो आपका IY, 1000 आपका FV, 27.5 आपका PMT, 14 आपका N. तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आया? Sir, maybe 5.1 or 5.01 PVPP चलो. हाँ, सॉरी 5.01, करेक्ट. 5 नहीं, 5.1 नहीं, 5.01. हाँ, 5.01 by 2 IY रखो. तो पीवी कितना आ रहा है? 1028.63. तो पहले भाव था 1029.23 और अभी 1028.63, तो 0.6 फर्क कितना पड़ रहा है? आई थिंक 0.6. Isn't it? हाँ, क्लासरूम आया कि नहीं? यस सर. समझ में आया? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू?
प्रोसीजर समझ में आया? बॉन्ड के प्राइस में से YTM निकालो, YTM में 0.01% ऐड करके फिर से भाव निकालो, पुराना भाव और नया भाव का डिफरेंस। बट सेमी एनुअल है इसलिए अभी रेट डिवाइड बाय 2, पीरियड मल्टीप्लाई बाय 2। फिर थर्ड जो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन 7.87, तो यील्ड अगर डिक्रीज हुआ वो 110 बेसिस पॉइंट मतलब 1.1% चेंज हुआ तो यू सिंपली मल्टीप्लाई बाय मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और आपका रेट जो है यील्ड डिक्रीज हुआ है तो भाव बढ़ेगा, तो प्लस 8.657, इसका आंसर 8.657%, लेकिन प्लस क्योंकि रेट घटा है तो भाव बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, ऑल एल्स इक्वल, which of the following bonds is likely to have the highest price risk? In other words, किसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा? तो देखो एक एक कंपेयर करते हैं। सपोज पहले बी और सी देखते हैं। बी में 2 ईयर 0 कूपन बॉन्ड है, सी में 2% कूपन वाला बॉन्ड है, तो ज्यादा ड्यूरेशन किसका रहेगा? 0 कूपन का। सो सी इज रूल्ड आउट, बी आंसर आया, बराबर। और जो ए वाला है ना उसमें 10 साल का बॉन्ड है लेकिन फ्लोटिंग है और सेमी एनुअल है, मतलब हर 6-6 महीने चेंज हो जाएगा, तो 6-6 महीने चेंज हो जाएगा मतलब उसका जो ड्यूरेशन सिर्फ 0.5 ईयर होगा, तो सबसे ज्यादा तो बी ही आएगा। सो आंसर इज बी। ठीक है, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर। मोस्टली नेक्स्ट सैटरडे फिक्स्ड इनकम खत्म हो जाएगा। ओके, मोस्टली डेरिवेटिव्स। Online fine. I'm ending the video. 0.01 basis point. 1 basis point is 0.0.